कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और जब किसी सपने के साथ हार्ड वर्क, पैशन और डिसिप्लिन जुड़ जाए तो फिर एज नहीं, अचीवमेंट्स बोलती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शालिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास शो यंग आइकन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपको मिलवाते हैं उन यंग अचीवर्स से जिन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और डेडिकेशन से देश का नाम रोशन किया है। आज की कहानी एक ऐसे यंग चैंपियन की है जिसने बहुत कम उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया और अपनी अलग पहचान बनाई। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों से निकलकर इंटरनेशनल टेनिस कोर्ट्स तक का सफर तय करने वाले मोहम्मद ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ये साबित कर दिया कि सक्सेस कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। मोहम्मद कैस ने सेकेंड एशियन जूनियर इंटरनेशनल सॉफ्ट एंड टेनिस चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट किया है। नेशनल लेवल पर कई मेडल्स भी जीते हैं। कश्मीर डिवीजन अंडर 14 लॉन टेनिस के नंबर 1 प्लेयर बने और लगातार 3 सालों तक चैंपियन रहे हैं। लेकिन हर चैंपियन की कहानी सिर्फ जीत की नहीं होती, उसके पीछे छिपी होती है घंटों की प्रैक्टिस, कई चैलेंजेस, हार के बाद फिर से उठने का हौसला और पेरेंट्स एंड कोचेस का बेशुमार सपोर्ट। वहीं मोहम्मद की शानदार परफॉर्मेंस एंड टेनिस वर्ल्ड का ध्यान अब सभी ने उनकी ओर खींच लिया और उन्हें जाने माने खिलाड़ी रोहन बोपाना टेनिस एकेडमी से भी जुड़ने का मौका मिला है। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे इस युवा चैंपियन की कहानी को, उनकी शुरुआत से लेकर उनके सपनों तक, उनकी मेहनत से लेकर उनके भविष्य के लक्ष्यों तक। तो आइए स्वागत करते हैं मोहम्मद। कैसे हैं मोहम्मद आप? थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद कैस है। मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ और मैं लॉन टेनिस और सॉफ्ट टेनिस खेलता हूँ। मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लॉन टेनिस का 3 टाइम का चैंपियन हूँ और इधर का नंबर 1 रैंक प्लेयर हूँ। मैंने सॉफ्ट टेनिस में तीन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीती है, 3 स्टेट चैंपियनशिप जीती है और मैं नेशनल मेडलिस्ट भी रहा हूँ और मैंने इंडिया को सेकेंड एशियन जूनियर सॉफ्ट टेनिस में रिप्रेजेंट किया है। अब मोहम्मद, 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, उस पल को आप कैसे याद करते हैं? देखिए, मैंने टेनिस 9 साल की उम्र से स्टार्ट किया था और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा टेनिस में। पहले तो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था और मैंने इतनी उम्मीद नहीं रखी थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। और अभी इन कुछ सालों में मेरी टेनिस गेम बड़ी इम्प्रूव हुई है और मैंने इतनी सारी अचीवमेंट हासिल की। बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद, जिस तरीके से खिलाड़ी होता है उसके पीछे कोई ना कोई छोटे मोटे सपने होते हैं और आपकी जो शुरुआत हुई है वो किस तरीके से हुई थी? देखा करता था टीवी पे और मुझे ये गेम बड़ी डिफरेंट लगी बाकी स्पोर्ट्स से। जैसे बाकी बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल देखा करते थे तो मैं ये टेनिस गेम देखा करता था और मुझे बड़ा ये इंस्पिरेशन मिली कि जैसे बाकी बच्चे बाकी स्पोर्ट्स खेलते हैं, मैं कुछ डिफरेंट करूं और इस गेम ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। तो फिर मैं यहाँ हमारे श्रीनगर में जिंदल स्टेडियम में मैंने अपना टेनिस जर्नी स्टार्ट की और अभी तक वहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूं। अच्छा मोहम्मद, आपके लिए बहुत स्ट्रगल नहीं होगा? जिस तरीके से इंडिया में ज़्यादातर तो अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और फुटबॉल को भी मिलती है, और आपने एक ऐसा गेम चुना टेनिस को लेकर, तो आपको स्ट्रगल तो थोड़ा तो करना पड़ा होगा क्योंकि एक तो आप जम्मू कश्मीर से भी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में वैसी फैसिलिटीज नहीं है जैसी बाकी स्टेट्स में है, मगर जितना भी यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, हर यहाँ की जे स्पोर्ट्स काउंसिल ने सपोर्ट किया और बाकी अथॉरिटीज जो भी यहाँ पे है, मेरे कोच दिलबाग सर, उन्होंने सपोर्ट किया। और सॉफ्ट टेनिस में हमारी अमेच्योर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन की एसोसिएशन है और J&K अमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन है जिसके मेंबर्स मिस्टर गुलाम हसन, मिस्टर बिलाल और मिस्टर शाकिर और मिस्टर फिरदौस, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनकी वजह से कह सकता हूँ कि यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि अगर वो लोग सब नहीं होते तो यहाँ तक मेरा आना बहुत मुश्किल था। अच्छा, जब पहली बार आपने रैकेट थामा होगा तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्योंकि आपने तो सिर्फ खेलने की उम्मीद से सोचा होगा, लेकिन आपको तो नहीं पता होगा कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। जी, पहले स्टार्टिंग में जब मैंने टेनिस देखा था तो मुझे ये बड़ी इजी गेम लगी थी, लेकिन फिर जब मैंने पहली बार रैकेट बॉल देखा तो वैसा कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कैसे खेले,
जैसे क्रिकेट या फुटबॉल हम खेला करते थे स्कूल्स में, तो वो उतना मुश्किल नहीं लगता था। बट ये टेनिस फिर मैं दिलबाग सर कोच थे हमारे, उन्होंने सिखाया मुझे, और फिर धीरे धीरे करके मैं इसमें आगे बढ़ा। कोविड टाइम जब आया होगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ी होंगी, क्योंकि उस टाइम पे तो आप प्रैक्टिस कर नहीं पाते होंगे, या आपके लिए वो अच्छा टाइम था कोविड का? कोविड टाइम में स्टार्टिंग में था कि उतना बाहर नहीं निकल पाते जाते थे, बट फिर धीरे धीरे मैं उधर गया टेनिस खेलने, और स्टार्टिंग में था कि नहीं, यहाँ कोविड में बाहर निकलना मुश्किल है, मगर जब से मैंने टेनिस स्टार्ट किया थोड़ी तो मुश्किलें आई, मगर फिर धीरे धीरे उससे अडेप्ट हो गया और फिर मैं खेलता हूँ। अच्छा मोहम्मद, छोटी सी उम्र में आपने भारत की जर्सी पहनकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलना स्टार्ट किया है, तो जब इंडिया को के साथ आपका नाम पुकारा गया होगा तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्टार्टिंग में जब मैं सिलेक्शन के लिए किया गया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरी सिलेक्शन होगी, लेकिन मेरे ये अंदर था कि मैं अगर मेरी सिलेक्शन होगी तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मैं हर दिन उसका सिलेक्शन का वेट करता था। फिर जिस दिन मेरी सिलेक्शन हुई तो मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ स्टार्टिंग में। फिर मैंने देखा जब एसोसिएशन की तरफ से मेल आया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। तो ये कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो और आपकी स्कूल की पढ़ाइयाँ भी होगी, तो मैंने सुना है कि आप पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे हैं वैसे तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को आप? स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल हो गया था ये मैनेज करना, टेनिस भी और पढ़ाई भी। लेकिन फिर जब पहले स्कूल खुल गए फिर और मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले स्कूल जाना था सुबह, फिर लगभग वहां से 4 बजे तक वापस आना, फिर टेनिस खेलने जाना, फिर वहां से आके स्कूल का काम और पढ़ना। तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मुश्किल हो गया, लेकिन अब आदत पड़ गई है तो अब ठीक है। अच्छा, तो आप अपने दोस्तों को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके बेस्ट फ्रेंड भी तो कोई होंगे ना? दोस्त तो है, मगर दोस्तों का भी ये है कि वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे स्कूल फ्रेंड्स, टेनिस के भी फ्रेंड्स, सब सपोर्ट करते हैं और हर किसी का सपोर्ट है। मोहम्मद, जिस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, तो कोई ऐसी कंट्री जब आपके सामने आती होगी, आपको लगता होगा नहीं यार इस वाली कंट्री के साथ तो मुझे जरूर से जरूर हारना है? ऐसी कोई कंट्री है जिसको लगता होगा नहीं यार ये ज्यादा टारगेट करती है हम लोगों को, ऐसा कुछ? अभी तो जापान इस गेम में बहुत आगे सॉफ्ट टेनिस में। अच्छा। और फिलहाल तो अभी तक मेरा उनके साथ कोई मैच नहीं है, मगर वो इंडिया के टफ कॉम्पिटिटर कहा जाता है उनको। ओके। अच्छा, मैंने आपके बारे में जो रिसर्च की थी, मैंने थोड़ा जो आपके बारे में पढ़ा था, तो मेरे को पता चला था कि आपका किसी पासपोर्ट के चक्कर में आप कोई खेल नहीं पाए थे, कोई ऐसा मैच था जो पासपोर्ट के चक्कर में रह गया था। तो उस वक्त कैसा लगा था कि पासपोर्ट के चक्कर में आप वो चीज़ नहीं कर पाए? तो इस इंटरनेशनल से पहले मेरी एक और सिलेक्शन हुई थी थाईलैंड टूर के लिए, लेकिन उस वक्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो उस वजह से मैं वहां नहीं जा पाया। तो था कि मतलब एक सिलेक्शन हो गई है लेकिन फिर भी नहीं जा पाया, तो थोड़ा बहुत था कि मैं दुखी भी था उस टाइम पे। अच्छा, जिस तरीके से आप सॉफ्ट टेनिस और लॉन टेनिस खेलते हैं, तो दोनों बिल्कुल अलग खेलों में से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दोनों के साथ जिस तरीके से आप बैलेंस कैसे करते हैं? थोड़ा मैं सॉफ्ट टेनिस भी खेलता हूँ, लॉन टेनिस भी खेलता हूँ। इस दोनों गेम्स में कुछ डिफरेंसेस है, जैसे रैकेट और बॉल की कोर्ट सरफेस सेम रहती है। मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने लॉन टेनिस खेला, फिर मैं सॉफ्ट टेनिस में भी आया, और फिर मैंने धीरे धीरे सॉफ्ट टेनिस में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और अब इंटरनेशनल भी खेला है। ओके। और जिस तरीके से आप 3 साल से लगातार चैंपियन रहे हैं, तो ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? कि आपकी प्रैक्टिस है या आपकी कामनेस है? क्योंकि कई बार तो आप हारे भी होंगे ना? हाँ, ये चैंपियनशिप श्रीनगर ओपन ये यहाँ होती है, और मैंने इसी गेम लॉन टेनिस में मैंने ये 3 कंसेक्यूटिव विन्स किए 3 सालों में लगातार श्रीनगर ओपन के। और ये हमारे श्रीनगर में ही होते हैं जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ मैं बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहा था, तो वहीं पे मैंने 3 टाइटल जीते। अच्छा मोहम्मद, आप जेंजी में गिने जाते हैं, तो जो जेंजी होती है वो तो जल्दी रिजल्ट चाहती है, और आपके अंदर इतना सब्र है, क्योंकि मैच में तो ऐसा होता ही है ना कि हम हार और जीत लगी रहती है। तो इसमें क्या कहते हैं आप कि सब्र होना चाहिए, या फिर आपके अंदर भी वो जेंजी वाला है, नहीं यार मैं बस मैच जीत जाऊं आज? नहीं, स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो था कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो, मगर जब मैं धीरे धीरे मैंने टूर्नामेंट एक्सपोजर मिला तो मुझे लगा कि आज से जल्दी में कुछ नहीं मिलता, इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पेशेंस लगेगी। तो अब मेरा भी यही है कि जब तक मैं मेहनत करते रहूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ खेलते रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी जीत पे और आगे जाऊंगा। अच्छा, तो आपके ऐसे कोई आइडल होंगे टेनिस प्लेयर में कि आपको लगता हो कि यार इनके साथ मुझे मिल जाए एक बार मौका मिलने का, या फिर इनके साथ एक बार मैच कोई ऐसा हो कि जिसके साथ मुझे खेलने का मिल जाए, ऐसा कोई आइडल आपका है टेनिस प्लेयर में? हाँ, टेनिस में रॉजर फेडरर है,
वो अभी रिटायर हो गए हैं। और एक और नए प्लेयर है कार्लोस अल्कराज, वो मेरे 2 फेवरेट प्लेयर्स हैं और मैं चाहता हूँ उनसे कभी मुलाकात हो और उनसे ऑटोग्राफ मिल जाए, फोटो मिल जाए। अच्छा मोहम्मद, एक बार मैंने ये भी सुना आपके बारे में कि आपको जो इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना की एकेडमी से भी जुड़ने का मौका मिला, तो जब आपको ये खबर मिली होगी कि जाने माने टेनिस प्लेयर रोहन से आपसे जुड़ने का मौका मिला, तो वो कैसा लगा आपको? उस टाइम पे क्या हुआ होगा आपके अंदर? उस वक्त रोहन बोपन्ना सर यहाँ आए थे श्रीनगर में, उनका एक प्रोग्राम था जिसमें वो जिसके बारे में उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने बोला था, जम्मू एंड कश्मीर में आओ, यहाँ के टैलेंट को देखो। तो वो जब इधर आए तो उन्होंने मुझसे मेरे मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने मुझे अपनी एकेडमी, जो उनकी रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी है बैंगलोर में, वहां आने की मुझे इनविटेशन दिया। और फिर उन्होंने यहाँ के बच्चों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, थोड़ा सा एक्सपोजर दिया। तो वो बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया अपनी एकेडमी में आने का। ओके अच्छा मोहम्मद, एक सवाल मेरा और है आपको लेकर कि जिस तरीके से आपने जब टेनिस खेलने का मन बनाया होगा, तो सबसे पहले आपने किसको बताई होगी बात? मम्मी को, पापा को, किसको घर में ऐसा, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड कोई तो होगा ना जिसको सबसे पहले आपने अपना बताया होगा कि नहीं मुझे तो अब इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है या इंडिया के लिए खेलना है? हाँ, जब मैंने फ़ोन पे देखा करता था या टीवी पे देखा करता था मैं टेनिस, तो मैंने अपने फ़ादर को बोला था पहले। और वो भी टेनिस मतलब यहाँ देखा करते थे बचपन से और उनको भी टेनिस का शौक था। तो मैंने उनको बोला कि मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ। और फिर उनको मैंने ये भी बोला कि यहाँ टेनिस कोर्ट्स कहाँ पर है। तो उस वक़्त मेरे मम्मा ने भी और मेरे फ़ादर ने दोनों मेरे को सपोर्ट किया और तभी जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ टेनिस। और आपको डेथलॉन और बाबोलाइट जैसे इंटरनेशनल ब्रांड से भी सम्मानित किया गया है, तो उस दिन लगा कि आपकी मेहनत दुनिया देख रही है, तो कैसा फील हुआ आपको? डिकैथलॉन से जब मैं नेशनल खेलने गया था तो गुजरात में, तो वहाँ मुझे उनसे मेडल ऑफ एप्रिसिएशन और सर्टिफिकेट मिली थी। और बैबलेट से थोड़ा सरप्राइजिंग था कि उधर एक कुरियर आया था मेरे घर और उस पे बैबलेट लिखा था। तो मैंने अपने फादर को पूछा आपने कुछ ऑर्डर किया है? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर जब मैंने वो खोला उस पे एक लेटर थी मेरे लिए और टी शर्ट्स और स्ट्रिंग, टेनिस स्ट्रिंग, वो दिया था उन्होंने मुझे। तो उस वक़्त मैं बड़ा शॉक और सरप्राइज़ हो गया था कि ऐसा हुआ। पहली बार मैंने देखा था किसी ब्रांड, और इतने बड़े ब्रांड, टेनिस में ये सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है, उन्होंने मुझे ये एप्रिसिएशन दिया। अच्छा, तो कोई ऐसी कोई टीचर जो आपकी बहुत फेवरेट होगी, या कोई स्पोर्ट्स टीचर जो स्कूल में होते होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे और आपको उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का मन करता होगा, ऐसा कोई है क्या? हाँ, टीचर स्कूल में बड़े, मतलब मैं कह सकता हूँ कि टीचर्स भी स्कूल में बहुत अच्छे हैं। जिनको मेरे बारे में पता है कि मेरी टेनिस अचीवमेंट्स, वो सब खुश होते हैं और मेरे को एप्रिसिएशन करते हैं। तो मैं अपने टीचर्स का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ओके एंड आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम आप बताना चाहते हो, जिसने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट भी किया हो? बेस्ट फ्रेंड्स तो बहुत है, अब एक का नाम लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, मगर कितने बेस्ट फ्रेंड्स मैं आपके बोलूँगा वैसे? मेरी कितने पूरी कितने? क्लास में जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं सब, मतलब सब अच्छे रहे, सबने एप्रिशिएट किया। अच्छा मोहम्मद, अपना ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिससे लगा हो कि नहीं यार मैं गलत जगह आ गया, मुझे टेनिस नहीं खेलना चाहिए, मुझे बाकी बच्चों की तरह सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के साथ? हाँ, एक वक़्त था कि जब मैं स्टार्टिंग में टेनिस खेलता था तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये गेम, मैंने बोला पहले मुझे ईज़ी लगती थी, पर जब से मैंने खेली तो मुश्किल लगती थी। तो बीच में था कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मैं उसी की तरफ जाऊँ। मगर मेरा जो मैंने सोचा था कि टेनिस में इतना मेरे को पसंद आई थी गेम, तो मैंने सोचा ऐसे इसको वेस्ट नहीं करते, इसी पे मेहनत करते। और मैं इस वक़्त खुश हूँ कि मैंने उस वक़्त टेनिस को ही चूज़ किया, किसी और स्पोर्ट्स को चूज़ नहीं किया। और टेनिस से अभी तक मुझे बहुत चीज़ें दी है, उसका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ओके अच्छा, और जिस तरीके से आप एक एथलीट हैं तो आपकी डाइट और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप किस तरीके से सब कुछ मेंटेन करते हैं? क्या रूटीन रहता है आपका डेली सुबह से लेकर शाम तक का? हाँ, देखो, एज़ अ प्रोफेशनल एथलीट आपको बहुत चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। तो मेरा यही रूटीन है कि सुबह उठ के पहले तो स्कूल जाना होता है, लेकिन एक प्रॉपर डाइट मील उसके साथ जाए और फिर उधर से आके जो नेसेसरी चीज़ें होती है टेनिस के लिए वो मैं लूँ और फिर टेनिस की प्रैक्टिस पे जाऊँ। और फिर शाम को, जैसे मैंने बोला, फिर मैं उधर से आके पढ़ाई करता हूँ और स्टडीज़ पे फिर फ़ोकस करता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट है और स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। और मैं अभी तक खुश हूँ कि मैं इन दोनों चीज़ों में आगे हूँ, पढ़ाई में भी और टेनिस में भी।
अच्छा, कोई फेवरेट सब्जेक्ट आपका जो आपको लगता हो कि नहीं यार ये तो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, जिसको आप बिना पढ़े भी आपको लगता है एग्जाम में तो मैं पास हो ही जाऊंगा, ऐसा कुछ? हाँ, उर्दू सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा, पसंद है। उर्दू बहुत अच्छी है आपकी। जिसमें मेरे को मतलब कि उससे मुझे बहुत पसंद है, और मैं जिसमें अच्छे मार्क्स सबसे ज्यादा उसी में लाता हूँ। ओके, नाइस। अच्छा, एक खिलाड़ी जो होता है वो कोर्ट पर नहीं बनता, वो घर से भी बनता है, तो आपकी सफलता के पीछे मम्मी पापा और किसका हाथ है सबसे ज़्यादा, या आपके कोच का, टीचर्स का, किसका सबसे बड़ा रोल है आपके इसमें पूरी लाइफ में अभी तक का? मैं बोलूंगा मेरी मम्मा और मेरे पापा दोनों, खास करके मेरे पापा जो मुझे प्रैक्टिस पे ले जाया करते थे कोविड के टाइम में भी और अभी भी। और जितने भी मेरे साथ ट्रैवल्स वगैरह सब कुछ उन्होंने मैनेज किया। और जो जितनी भी चीजें मुझे जरूरत थी, जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी चीजें, रैकेट्स, बॉल्स, बैग, सब कुछ मेरे पास अच्छा है। तो मैं अपने पापा का भी शुक्रगुजार हूँ, और मेरी मामा का भी, जिसने मेरी मदद की स्टडीज और स्पोर्ट्स दोनों को मैनेज करने में। मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ। ओके, तो वैसे आप ज़्यादा किसके क्लोज हैं? ऐसा होता है ना कि जो बच्चा होता है वो लड़का जो वो अपनी मम्मा के ज़्यादा क्लोज होता है, तो आप पापा के हैं या मम्मी के हैं? दोनों के, ऐसा सच में मैंने बोला ना, मैं दोनों ने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, तो मैं दोनों की। अच्छा, ओके। और ये पूरा शेड्यूल जिस तरीके से आप सुबह से लेकर रात तक करते हैं, तो इसमें आप अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, टाइम तो नहीं होता है, बट जब शाम को मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है, टेनिस भी और स्टडीज भी, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और टेनिस कोर्ट पे भी मैं अपने पापा के साथ, वो मेरे साथ होते टेनिस कोर्ट में, तो उधर पे भी टाइम स्पेंड करता एंड सोशल मीडिया का टाइम है ये, तो सारे बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा रील्स बना रहे होते हैं, कुछ रील्स देख रहे होते हैं, तो आपका मन नहीं करता रील वील देखने का, सोशल मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का, क्योंकि ज़्यादा तो आप यूज़ करते ही नहीं है, मैंने देखा है। हूँ। नहीं, मन तो नहीं करता है कि मतलब फोन फोन से उतना ज्यादा मेरे को पसंद नहीं है, फोन पे टाइम वेस्ट करने का या रील्स पे। तो मेरा कुछ खास मन नहीं है रील्स वील्स वगैरह देखने में, और टाइम भी नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक बिजी होता तो टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा, तो आपका संडे तो ऑफ होता होगा, तो उस दिन आपका क्या शेड्यूल रहता है? ऑफ वाले दिन क्या ऐसा लगता है कि आज तो इस दिन मैं खास करूंगा ही करूंगा? ऑफ वाले दिन मेरा होता था कि स्टार्टिंग में जब मतलब स्टार्टिंग में मैंने टेनिस खेला था कि मैं टीवी देखूं, मूवीज देखूं। मगर फिर धीरे धीरे जब मुझे जब जब जैसे जैसे मैं टेनिस में आगे बढ़ता गया, तो मेरे को ये सब चीजें कुछ खास मतलब इन सब चीजों में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया धीरे धीरे। और अब मेरे को इन सब चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं है। और ऑफ जब भी मेरे को छुट्टी होती है, तो मैं करता हूँ कि अपने टेनिस या पढ़ाई जो भी दोनों में से जैसे एग्जाम्स होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि छुट्टी के दिन मैं पढ़ाई पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ, ताकि मैं फिर टेनिस में आराम से प्रैक्टिस कर सकूँ। अच्छा, तो आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपका चाइनीज जंक फूड खाने का मन करता है, क्योंकि आप लोगों में तो अलाउ होता नहीं है। नहीं, मैंने बचपन से उतना जंक फूड नहीं खाया, ये से फास्ट फूड वगैरह ये मुझे सब पसंद नहीं है। कोई ऐसा मैंने फेवरेट डिश, बचपन से नहीं खाया, कुछ ऐसा टेनिस फेवरेट जो लाइफ से लगता पहले हो? भी नहीं खाया। अच्छा, कोई ऐसी फेवरेट चीज़ जो लगता है कि नहीं आज मुझे यही खाना है, या ज़्यादातर आपको वो मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाए, जिस दिन आपको लगा हो कि आज का मैच आप जीत गए या फिर हार गए, तो आपको वो डिश मिल जाए, या फिर ऐसी कोई फेवरेट चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाए? सच बोलूं तो मुझे पिज्जा बहुत पसंद था पहले। जब मतलब मैं कुछ भी हो, मुझे पसंद था कि पिज्जा मिले मुझे। बट फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीजों में अपनी सेहत खराब करना, क्योंकि हम जो एथलीट्स होते हैं या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको बहुत मतलब एक चीज से भी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके स्पोर्ट्स लाइफ में उनकी फिटनेस पे असर पड़ सकता है। अच्छा, तो ये सोशल मीडिया का दौर है जहाँ लोग हाईलाइट रील्स देखते हैं आपकी, लेकिन ये जो प्रैक्टिस का दर्द है, ऐसे में आप फोकस कैसे बनाए रखते हैं, क्योंकि लोग तो आपको बस अच्छा अच्छा देख रहे हैं, स्क्रीन पर टीवी पे देख रहे हैं, आप मैच जीत रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो प्रैक्टिस है उसके पीछे फोकस कैसे बनाए रखते हैं आप? देखो, जैसे सब लोग देखते हैं मेरी जीत ही देखी है, मगर इसमें ये चीज है कि हमेशा जीत नहीं मिलती है, अभी हार भी मिलती है, मेहनत भी लगती है इसमें। और जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपने दिमाग में ये रखता हूँ कि हार या जीत दोनों आ सकती है, दोनों के लिए तैयार रहना है। बट इतना है कि अपना 100% देना है, और फिर रेस्ट देखते हैं, फिर रिजल्ट क्या होता है। मैं आपके 10 साल फ्यूचर की बात करूँ तो आप किस जगह पे मोहम्मद को देखना पसंद करते हैं कि 10 साल बाद मोहम्मद इस जगह पे तो पहुंच ही जाए? हर किसी स्पोर्ट्स या एथलीट का यही सपना होता है, किसी भी स्पोर्ट्स का, कि वो नंबर 1 बने। जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं इंडिया नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनूं, मैं इंडिया का झंडा जैसे क्रिकेट में है आगे, वैसे मैं टेनिस में भी आगे करता हूँ। और यही रहेगा कि आगे 10 या 12 सालों में मैं इंडिया को ज्यादा से ज्यादा मेडल्स लाऊं, ओलंपिक्स में भी और इंटरनेशनल में। ओके, एंड जिस तरीके से एक बात बताइए आप,
अभी तो आप बहुत 14 साल के ही हैं बस। तो एक बात बताइए, अगर आप कभी ऐसा फ्यूचर में हो कि आपको क्रिकेट में जाने का मन हो या अपनी स्पोर्ट्स लाइन चेंज करने का मन हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लगता है आपको कभी? नहीं, मैंने बोला था बचपन में, मुझे लगा था मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने हाँ। टेनिस खेला कि मैं क्रिकेट से जाऊं, लेकिन अब जब मैंने इतना सब टेनिस में अचीव किया और अब मेरा पूरा फोकस टेनिस पे रहता है, तो नहीं ऐसा कि है कि मैं किसी और स्पोर्ट्स में अब ज्वाइन करूं। अच्छा, वैसे आपने बताया कि आप पहले क्रिकेट भी खेलते थे, तो कभी मन हुआ क्या कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ, या ऐसा कोई क्रिकेट में आपका कोई फेवरेट प्लेयर हो, ऐसा कोई? क्रिकेट में देखता हूँ, सच बोलूं तो टीवी पे मैं देखता हूँ, इंडिया के सारे मैचेस देखता हूँ। तो इंडिया के सारे मैचेस, और मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, वो उन सबको भी मैं उसको भी मैं देखता हूँ, और उसका जो रूटीन है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं वो फॉलो करता हूँ, और मैं उनकी तरह बनना, जैसे उन्होंने क्रिकेट में इंडिया का नाम रोशन किया, वैसे ही मैं टेनिस में इंडिया का नाम रोशन करूँ, दोनों लॉन टेनिस में भी और सॉफ्ट टेनिस में भी। अच्छा, ऐसा कोई मैच रहा है जो आज भी याद करते हो तो आपकी आंखों में घूम जाता हो, नम हो जाती हो आपकी आंखें, ऐसा कोई मैच रहा है क्या? ये रिसेंट ही रहा है जब मैंने नेशनल मेडल जीता JNK के लिए, तो वो मैच बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए। उसमें बहुत प्रेशर भी था क्योंकि वो JNK में ही हो रहा था, वो नेशनल, वो बहुत मेमोरेबल मैच है, वो रिसेंटली जिसमें मैंने मेडल जीता है JNK के लिए। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने किसी व्यूअर्स के लिए, या जो आपको देखना पसंद करते हैं, जो या स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन या जो भी है, मेरा यही रहेगा कि आप जो भी फील्ड चाहे, स्पोर्ट्स या स्टडीज, दोनों में आप मेहनत करें और कंसिस्टेंसी के साथ अपने उस ड्रीम ड्रीम को पाने के लिए दिल से मेहनत करें। और धीरे धीरे इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि आसानी से रिजल्ट से मिलते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार भी देखनी पड़ेगी, कभी आप जीतोगे भी, मगर एक चीज है, जो भी काम आप करो, जो भी स्टडीज या स्पोर्ट्स, वो दिल से करो। और मैं पेरेंट्स जो भी है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को जो भी वो फील्ड चूज करते हैं, उनमें उनको सपोर्ट करें, और उनकी मेहनत पे मतलब उनकी मेहनत पे विश्वास रखें। अच्छा, एक युवा खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है मोहम्मद आपकी नज़रों में? मैं कहूँगा कि यहाँ देखो, जैसे इंडिया में क्रिकेट सबसे ज्यादा खेला जाता है, तो कहीं ना कहीं बाकी स्पोर्ट्स जो है वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, मगर ये एक है कि यहाँ अगर JNK में या इंडिया में बाकी स्पोर्ट्स को भी ऐसे ही प्रायोरिटीज भी जैसे क्रिकेट को देते हैं, तो मैं बिलीव करता हूँ कि बाकी स्पोर्ट्स भी आगे जाएंगे इंडिया में। जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने जाते हैं और सामने बड़े खिलाड़ी होते, तो आपके मन में दबाव होता होगा, या आपको उस मौके को एंजॉय करते, क्या होता है उस टाइम पे जब आप किसी बड़े प्लेयर को देखते हैं अपने सामने? तो जैसे इंडिया का जो नंबर 1 सॉफ्ट टेनिस प्लेयर वो जय मीना है, और वो उनसे मैं मिलता हूँ क्योंकि इधर वो आए हैं इंडियन टीम एशियन गेम्स की प्रिपरेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर। तो उनसे मैं मिलता हूँ, उनसे मैं अपने मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो मुझे बड़ी चीजें सिखाते हैं टेनिस के बारे में। तो मैं जब भी उनके सामने आता हूँ तो मैं बड़ा कि फील करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो इनके सामने बात करने से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। अच्छा, आपके हिसाब से एक अच्छे खिलाड़ी में कौन सी खूबियां होनी चाहिए? खूबियां तो यही होगी कि वो अपने जो भी अपने गोल्स है, जितने भी उनके हैं, उन पे वो फोकस रखे, क्योंकि जैसे मैंने बोला, हार भी हमें देखनी पड़ती है स्पोर्ट्स एथलीट्स को। तो उससे क्या है कि उससे वो ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि जितने भी गोल्स होते हैं वो आसानी से तो नहीं मिलते, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं जो भी एक अच्छा स्पोर्ट्स एथलीट होता है, या उसके लिए यही चीज है कि वो अपने गोल पे कंसिस्टेंसी के साथ काम है। छोटे से शब्दों में अगर व्यूअर्स को कोई मैसेज देना हो तो क्या देंगे आप? जो भी आपका स्पोर्ट्स है या जो भी आपकी स्टडीज में अगर कोई चाहता है, तो वो अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से काम करे, और जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, और सब कुछ अच्छा ही हो। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपने भी हमारे शो में जो भी बात करी हमने, आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि असली चैंपियन की पहचान सिर्फ उसकी ट्रॉफी से नहीं, बल्कि उसके पैशन, डिसिप्लिन और नेवर
गिव अप स्पिरिट से होती है। आज यंग आइकन पर मोहम्मद की जर्नी ने हमें सिखाया कि अगर ड्रीम बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। मोहम्मद, आपको मुंसिफ टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि आप आगे भी इंडिया का नाम दुनिया भर में रोशन करें। और आप सभी व्यूअर्स के लिए बस इतना ही कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड और स्टे हम्बल। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मुंसिफ टीवी का खास शो यंग आइकन। नमस्कार।